चीन को देखकर कभी कभी उस मीम की याद आती है। प्यारा से एक बच्चा चारों ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, तू भी मेरा, ये भी मेरा, अलाना भी मेरा, फलाना भी मेरा, ठिकाना भी मेरा, और वो तो मेरा था ही। साल 2017 की बात है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने चीन के साथ बॉर्डर तनाव के मसले पर कहा, भारत 2.5 फ्रंट्स पर लड़ाई के लिए तैयारी रखता है, 2.5 मोर्चों पर। चीन के विदेश मंत्री का जवाब आ गया, भारत को इतिहास याद रखना चाहिए। इतिहास यानी 1962 का युद्ध। इतिहास की बात तो हम करेंगे ही, और एकदम शुरू से करेंगे, लेकिन पहले एक दिलचस्प बात और सुनिए। इसी मुद्दे पर सवाल जवाब के दौरान जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया, डोकलाम के मुद्दे पर भूटान के सवाल का चीन के पास क्या जवाब है, तो प्रवक्ता ने लगभग इसी लहजे में कहा, अरे डोकलाम वो तो हमारा था ही, इसीलिए हमने कहा कि चीन को देखकर वो मीम याद आता है, अरुणाचल मेरा, ताइवान मेरा, भूटान मेरा, साउथ चाइना सी मेरा, और अक्साई चीन वो तो मेरा था ही। मीम और असलियत में अंतर यह है कि चीन प्यारा सा बच्चा नहीं है, महाशक्ति है। इस सच से हम इनकार कर नहीं सकते। इसलिए साल 2023 ब्रिक्स सम्मेलन के तुरंत बाद जब चीन अपना नक्शा जारी करता है, हम कतई इस फेर में नहीं रह सकते कि ये तो चीन हमेशा से करता रहा है। अपने हिस्से की बात हमें कहनी ही होगी, और कहनी है इसीलिए पहले खुद बढ़िया तरीके से समझनी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज हम बात करेंगे अक्साई चीन की और उस सच्चे झूठे इतिहास की जिसके बिना पर चीन अक्साई चीन पर अपना दावा करता है। सच्चे झूठे मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, ग्रेज हैं बहुत सारे। अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कैसा किया ये जानेंगे, लेकिन फिलहाल बात चूंकि इतिहास की है इसलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं। अक्साई चीन में जो चिन है उसका मतलब चीन वाला चीन नहीं है। 19वीं सदी में नाम मोहम्मद अमीन नाम के एक वीगर मुसलमान ने दिया था। वीगर जिनको हम कहते हैं। अमीन एक गाइड था जिसने रॉबर्ट, हर्मन और एडोल्फ नाम के 3 भाइयों की इस इलाके को तलाशने में मदद की थी। ये तीनों भाई जर्मन थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर इस इलाके का मुआयना करने आए थे। एथनोलिंग्विस्टिक प्री हिस्ट्री नाम की किताब में डच भाषाविद जॉर्ज वैन ड्रियम लिखते हैं, अमीन ने इस जगह को नाम दिया था अक्साई चोल, वीगर भाषा में जिसका मतलब होता है पत्थरों वाला सफेद रेगिस्तान। वैसे भी वो एक बैरन लैंड ही है, रेगिस्तान है और ठंडा रेगिस्तान है। बाद में यही नाम अंग्रेजों में अक्साई चीन के नाम से फेमस होता गया। नाम के बाद अब बात नक्शे की। अक्साई चीन का नक्शा आप सभी ने देखा होगा। भारत में लद्दाख का हिस्सा, लेकिन चीन इसे अपने शिनजियांग प्रांत का हिस्सा बता देता है। शिनजियांग अक्साई चीन से एकदम लगा हुआ है। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको तिब्बत दिखाई देगा। वहीं अक्साई चीन के उत्तर पश्चिम में पड़ता है सियाचिन। सियाचिन, लद्दाख और अक्साई चीन ये तीनों जिस एक बिंदु पर मिलते हैं वो है काराकोरम पास। काराकोरम पास एक समय शिनजियांग को लद्दाख से जोड़ता था। हालांकि ये तब की बात है जब शिनजियांग था भी नहीं, एक तारिम घाटी हुआ करती थी तब। तारिम घाटी का सबसे बड़ा शहर था खोतान, जिसे अब होतान के नाम से जाना जाता है और स्थानीय लोग इसे गोस्थान भी बुलाते थे। 1900 के आसपास ऑरलस्टाइन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ प्राकृत भाषा के ग्रंथ मिले। ऑरलस्टाइन के अनुसार खोतान को तक्षशिला से आए भारतीयों ने बसाया था। लोक कथाओं के अनुसार ईसा से 300 साल पहले इस शहर का निर्माण हुआ। कहानी कहती है सम्राट अशोक के पुत्र को एक बार एक कबीले के किसी आदमी ने अंधा कर दिया, लिहाजा इन लोगों को मौर्य साम्राज्य से निष्कासित किया गया और ये लोग खोतान में जाकर बसे। एक कहानी ये भी है कि खुद अशोक के पुत्र ने शहर का निर्माण करवाया था। कहानियों में सच का कुछ हिस्सा हमेशा होता है, लिहाजा तारिम घाटी में मिले बौद्ध ग्रंथ इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस जगह का भारत से गहरा रिश्ता था। खोतान में 5वीं सदी की एक शिव की पेंटिंग भी मिली है जिससे ये बात निश्चित हो जाती है। बल्कि अकादमिक इतिहास से थोड़ा बाहर जाएंगे तो भारत के पौराणिक ग्रंथों में इस इलाके का जिक्र मिलता रहता है। रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने 200 ईस्वी में लिखा कि चीन के पूर्वी हिस्से में उत्तर कोराई नाम की एक जगह है। इस कथन का महत्व इसलिए है क्योंकि भारतीय पौराणिक ग्रंथों में उत्तर की तरफ उत्तर कुरु नाम की एक जगह का वर्णन है जिसका महाभारत में भी जिक्र आता है। बहरहाल खोतान से भारत तक रास्ते की बात करें तो 2 रास्ते थे। पहला काराकोरम दर्रे को पार करते हुए हुंजा तक। हुंजा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आ गया है अब। हुंजा से आगे गांधार और तक्षशिला तक रास्ता जाता था। एक दूसरा रूट दक्षिण की तरफ जाने के लिए भी था, लेह की तरफ।
काराकोरम दर्रे से होते हुए सिल्क के व्यापारी भारत में दाखिल होते थे, यानी ये सिल्क रूट का हिस्सा था। शक, कुषाण, हूण ये सब इसी रास्ते भारत में दाखिल हुए। काराकोरम दर्रे को पार करते ही आप उस स्थान में पहुंचते थे जिसे हम दौलत बेग ओल्डी या डीबीओ के नाम से अब जानते हैं। साल 2023 में दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ही सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में नाम आता है। और चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारत ने लेह से दौलत बेग ओल्डी तक एक सड़क का निर्माण भी कर दिया है। दौलत बेग ओल्डी से कच्चा रास्ता पहले लेह तक जाता था और वहां से आगे हिमाचल और तिब्बत तक रास्ता मौजूद था। यह रास्ता बहुत ही दुर्गम हुआ करता था, जिसका जिक्र चीनी यात्री फायान ने अपने संस्मरणों में किया है। इस सब के बीच अभी तक हमने अक्साई चिन इलाके का जिक्र नहीं किया। दरअसल अक्साई चिन वाला हिस्सा बेजान बंजर रेगिस्तान हुआ करता था, इसलिए एक लंबे समय तक इस इलाके पर किसी ने कब्जे की कोशिश नहीं की। अक्साई चिन का सिर्फ एक महत्व था, तारेम घाटी से पश्चिमी तिब्बत तक जाने का रास्ता यहीं से गुजरता था, लेकिन सिर्फ व्यापारी कारवां इसका इस्तेमाल करते थे। तिब्बत के हालांकि लद्दाख से काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। 8वीं सदी में तिब्बत के राजाओं ने लद्दाख पर हमला कर उस पर कब्जा किया। इस समय में तारिम घाटी में तुर्कों ने अपना कंट्रोल जमाया। ये सभी राज्य एक दूसरे के अगल बगल में थे और इनमें सत्ता को लेकर खींचतान ऑब्वियसली चलती रहती थी। इसके बावजूद अक्साई चिन के इलाके पर कब्जे की कोई कोशिश नहीं हुई, क्योंकि यहाँ कब्जा करने लायक कुछ था नहीं। 8वीं सदी में चूंकि लद्दाख तिब्बतियों के कंट्रोल में था, इसीलिए चीन लद्दाख को भी अपना बताता है। जबकि असलियत यह है कि लद्दाख के इतिहास में लंबे समय तक चीन कहीं पिक्चर में नहीं रहा। बाकायदा जिसे शिनजियांग नाम दिया जाता है, वो इलाका भी 18वीं सदी में अस्तित्व में आया, जब चीन के किंग साम्राज्य ने तारिम घाटी और आसपास के इलाके को मिलाकर उसे शिनजियांग का नाम दिया। इस दौरान भी किंग साम्राज्य ने अक्साई चिन के इलाके में दखल देने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि जैसा पहले हमने बताया इस इलाके में रिसोर्सेस नहीं थे। क्या कब्जा करोगे, इसीलिए ये किसी के काम का तब नहीं माना गया। अब सवाल ये कि फिर अक्साई चिन को लेकर पंगा कैसे शुरू हो गया। अक्साई चिन का रोल 19वीं सदी में अचानक बढ़ जाता है, जब शुरुआत होती है एक ग्रेट गेम की। ग्रेट गेम यानी रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच शहमात का एक लंबा खेल। ब्रिटिशर्स को डर था कि रूस सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है, जो कि एक वाजिब डर था। इसलिए 18वीं सदी के अंत में तिब्बत और शिनजियांग का इलाका अंग्रेजों के लिए बड़ा महत्व रखने लगा। हालांकि कहानी ग्रेट गेम से थोड़ा पीछे भी जाती है। 18वीं सदी में फ्रांस और ब्रिटेन आपस में गुत्थम गुत्था थे। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ संधि कर भारत में आक्रमण का प्लान बनाया। नेपोलियन ने रूस के जार से भी मदद मांगी, लेकिन ये आक्रमण शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को युद्ध में हरा दिया, वहीं नेपोलियन यूरोप की लड़ाई में ही फंसकर रह गया। यानी अब अकेला बचा रूस अफगानिस्तान और तिब्बत में एंट्री चाहता था, लिहाजा अंग्रेजों ने भी अपनी तैयारी शुरू की। 19वीं सदी के मध्य तक लद्दाख सिख साम्राज्य के कंट्रोल में रहा। बाद में कश्मीर के डोगरा सरदार गुलाब सिंह ने लद्दाख पर आधिपत्य जमाया। गुलाब सिंह यहीं तक सीमित नहीं रहे। साल 1841 में उनके एक सेनापति जोरावर सिंह कहलूरिया ने तिब्बत पर हमला किया। तिब्बत की मदद के लिए चीन के किंग सम्राट की सेना आई और इस जंग में कहलूरिया मारे गए। इसके बाद तिब्बती और चीनी फौज ने मिलकर लद्दाख पर हमला किया। लद्दाख पर कुछ दिनों के लिए तिब्बतियों का कंट्रोल रहा भी, लेकिन जल्द ही डोगरा फौज ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। सितंबर 1842 में डोगरा साम्राज्य और तिब्बत के बीच एक संधि हुई, जिसे चुशूल की संधि कहा जाता है। संधि में साफ था कि लद्दाख डोगरा साम्राज्य का हिस्सा है और बदले में उन्होंने तिब्बत पर अपना अधिकार छोड़ दिया। डोगरास ने कहा हम तिब्बत नहीं आएंगे। उन लोगों से वादा लिया कि आप इधर नहीं देखना, लद्दाख की तरफ। इस संधि के 4 साल बाद एक और संधि हुई, अमृतसर की संधि, जो महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। इस संधि के तहत जम्मू कश्मीर का राज्य महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया गया, जिसके बदले में उन्हें एक निश्चित रकम कंपनी को देनी होती थी। अमृतसर की संधि का अक्साई चिन से खास संबंध है। वो ये कि डोगरा महाराजा लद्दाख के पूर्व के सारे हिस्से को अपने अंडर लाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इससे इनकार किया। उनके मुताबिक लद्दाख में सिर्फ काराकोरम दर्रे तक लद्दाख की सीमा थी। गुलाब सिंह के बाद महाराजा बने रणबीर सिंह ने इसे मानने से इनकार किया और काराकोरम से 100 किलोमीटर आगे शाहिदुल्ला में अपनी फौज बैठा दी। शाहिदुल्ला शिनजियांग प्रांत में पड़ता है। रणबीर सिंह ज्यादा दिन यहाँ अपनी पोस्ट बरकरार नहीं रख सके और 1867 में उन्होंने अपनी फौज वापस बुला ली। उन्हें बुलाना पड़ा, बड़ा इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट भी है। यहाँ की कहानी तब तक है जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1857 की क्रांति के बाद
कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार ने ली और उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो था अपने साम्राज्य का सर्वे करना कि प्रॉपर्टी कितनी है। इसी सर्वे के तहत पहली बार चीन और भारत के बीच सीमा रेखा की बात शुरू हुई और चूंकि आगे चलकर सारा हंगामा इसी सीमा रेखा को लेकर हुआ, इसलिए इसे अच्छे से समझना जरूरी है। साल 1865 में एक ब्रिटिश सर्वेयर विलियम जॉनसन ने लद्दाख का सर्वे शुरू किया। इस सर्वे के चक्कर में विलियम जॉनसन शाहिदुल्ला तक गए और उन्होंने पूरे लद्दाख का एक नक्शा तैयार भी किया। इस सर्वे के दौरान पहली बार गलवान घाटी का भी सर्वे हुआ। लद्दाख के गाइड हुआ करते थे गुलाम रसूल गलवान। एक बार जब एक ब्रिटिश सर्वे दल गलवान में भटक गया तब गुलाम रसूल ने उनकी मदद की। इसी कारण अंग्रेजों ने उस घाटी का नाम गलवान घाटी रखा। लद्दाख का जो नक्शा बना उसी के आधार पर भारत और चीन की सीमा रेखा तय हुई। इस रेखा को जॉनसन लाइन या आर्डाख जॉनसन लाइन कहा जाता है। यही वो लाइन है जो भारत के आधिकारिक नक्शे में चीन और भारत की सीमा रेखा बनाती है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। चीन के ना मानने के अपने तर्क हैं। पहला तर्क यह कि सीमा रेखा चीन की मंजूरी के बिना बनाई गई, जबकि सच यह है कि चीन तब नेगोशिएशन के टेबल पे था ही नहीं। अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से जॉनसन लाइन को सीमा रेखा माना, लेकिन यहां अपनी कोई मिलिट्री पोस्ट नहीं बनाई। उनका एकमात्र मकसद था कि चीन इस इलाके से रूस को एंटर न होने दे। चीन ने इस मामले में दिलचस्पी भी दिखाई। 1899 में उन्होंने शाहिदुल्ला को अपना पोस्ट बनाया, लेकिन ये इलाका इतना दुर्गम था कि यहाँ सर्दियों में पोस्ट बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल साबित होता था। लिहाजा 20वीं सदी की शुरुआत तक अक्साई चिन में चीन ने कभी कोई दखल नहीं दिया। 1899 में ब्रिटिश सरकार ने चीन के किंग साम्राज्य को एक नई सीमा रेखा का प्रस्ताव दिया, जिसके तहत लगभग आधा अक्साई चिन चीन के हिस्से में आता। इस रेखा को मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन कहा जाता है। इस नई रेखा के पीछे सोच ये थी कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला एक नेचुरल बॉर्डर है जिसकी सुरक्षा ज्यादा इजी होगी, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने काराकोरम से आगे का एक बड़ा इलाका चीन के हवाले करना दे रहे थे। उन्होंने प्रस्ताव चीन के पास भेजा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद अंग्रेज अपने नक्शों में आर्डाख जॉनसन लाइन को ही सीमा रेखा के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। 1940 तक नक्शा ज्यों का त्यों रहा। चीन ने भी कोई आपत्ति नहीं की, यहां तक कि 1917 से 1933 तक चीन का पोस्टल एटलस जॉनसन लाइन को ही सीमा रेखा दिखाता रहा। बीजिंग यूनिवर्सिटी एटलस से छपने वाले नक्शे भी इसी रेखा को छापते रहे। 1941 में चीजें एक बार फिर बदलना शुरू हुई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को खबर मिली कि रूस के अधिकारी अक्साई चिन का सर्वे कर रहे हैं। रूस के एक नए इंटरेस्ट का कारण था सेंग शिकाई नाम का एक सामन, जिसने 1933 में सत्ता पलटकर शिनजियांग पर अपना अधिकार जमा लिया। सेंग शिकाई के सोवियत रूस से अच्छे संबंध थे और उसी के बिना पर रूस अक्साई चिन में सर्वे करना चाहता था। यहाँ एक बार फिर ब्रिटिश सरकार को जॉनसन लाइन का हवाला मिलता है, लेकिन फिर भी अक्साई चिन में कोई मिलिट्री पोस्ट तैयार नहीं की गई। इस बीच 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब भी कोई दिक्कत नहीं आई। असली मुसीबत शुरू हुई जब माओ ने चीन में कब्जा किया। 1947 से 1954 तक नेहरू सरकार लद्दाख को नक्शे में अनडिमार्केटेड दिखाती रही, यानी सरकार सीमा रेखा को लेकर किसी विवाद से बचना चाहती थी, लेकिन विवाद तो तय था क्योंकि माओ के लिए लद्दाख चीन की 5 फिंगर पॉलिसी का एक अहम हिस्सा था। 1941 के बाद माओ ने कई भाषणों में 5 फिंगर पॉलिसी का जिक्र किया, जिसके अनुसार तिब्बत चीन का दायां हाथ और उसकी 5 उंगलियां सिक्किम, नेपाल, भूटान, अरुणाचल और लद्दाख। ये पॉलिसी कभी चीन की आधिकारिक विदेश नीति का हिस्सा नहीं बनी। विदेश नीति में पंचशील था और अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए भी। भोलानाथ मलिक, BN मलिक तब IB के हेड होते थे। अपनी किताब माई ईयर्स विद नेहरू द चाइनीज बेट्रेयल में वो लिखते हैं, नेहरू चीन के साथ 25 साल का समझौता चाहते थे, लेकिन चीन सिर्फ 8 साल के लिए तैयार हुआ। पंचशील मुद्दे पर जब बातचीत शुरू हुई, भारत चाहता था कि बॉर्डर सहित सभी मुद्दों पर बात हो जाए, लेकिन पंचशील वार्ता में यह मुद्दा न भारत ने उठाया न चीन ने। हालांकि पंचशील के तुरंत बाद एक चीज हुई। 18 जून 1954 को विदेश सचिव को लिखे खत में नेहरू लिखते हैं, कोई भी देश दूसरे देश की भलवनसाहत पर निर्भर नहीं रह सकता। हो सकता है कल चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद 1 जुलाई को नेहरू निर्देश जारी करते हुए लिखते हैं, सीमा से जुड़े हमारे सभी पुराने नक्शे अच्छी तरह जांचे जाएं, किसी सीमा का संदर्भ दिए बिना हमारे हिस्सों को नक्शों पर अच्छी तरह चिन्हित किया जाए और नए नक्शे हमारे विदेशी दूतावासों को भेजे जाए। इन नक्शों में अक्साई चिन को भारत का हिस्सा दिखाया गया, लेकिन यहाँ नेहरू सरकार ने एक चूक भी की।
उन्होंने जमीन पर अक्साई चिन पर कब्जे की कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ मैप्स बनाए, बल्कि 1958 तक भारत ने अक्साई चिन के पास एक बॉर्डर पोस्ट तक नहीं बनाया और तब तक बहुत देर हो गई थी। साल 1956 में चीन ने शिनजियांग और तिब्बत के बीच एक पक्की रोड की बात हो रही है, डर्ट ट्रैक नहीं, निर्माण कर लिया, जो अक्साई चिन से होकर गुजर रही थी। 1200 किलोमीटर लंबी ये रोड एक साल में तो बनी नहीं होगी, इसलिए ज्यादा संभावना इसी बात की है कि चीन काफी पहले से इस रोड का निर्माण शुरू कर चुका था। काफी पहले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां मौसम इतना खराब रहता है, इतना इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट है कि आप साल में 2, 3, 4 महीने ही काम कर सकते हैं अच्छे से। तो अगर आपने महीने महीने करके रोड बनाई है तो एक साल में तो बनी नहीं होगी। फ्रेंच पत्रकार क्लॉड आपी अपने किताब द फेट ऑफ तिब्बत व्हेन बिग इंसेक्ट्स ईट स्मॉल इंसेक्ट्स में CIA के कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हैं, जिनके अनुसार 1951 में पहली बार चीन की सेना ने अक्साई चिन का दौरा कर लिया और 1953 में ही रोड का निर्माण शुरू हो गया। भारत को इस रोड का पता साल 1957 में जाकर पता चला और 1958 में चीन ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। जैसे ही भारत में एक खबर फैली, देश में हंगामा शुरू हो गया। इसके अगले ही साल चीन ने तिब्बत में भी खेल कर दिया और दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत सरकार इसके बाद हरकत में आई और फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत हुई, जिसके बाद 1960 में भारत ने दौलत बेग ओल्डी में एक बॉर्डर पोस्ट बनाई और जुलाई 1962 में गोरखा सैनिकों की एक पलटन ने गलवान घाटी में पोस्ट का निर्माण किया। इस बीच 1960 में चीन के प्रधानमंत्री शू एनलाई ने भारत का दौरा किया। एनलाई बॉर्डर विवाद पर बात करना चाहते थे। उनका प्रस्ताव था कि अगर भारत अक्साई चिन पर अपना दावा छोड़ दे तो चीन नेपा यानी अरुणाचल पर अपना दावा छोड़ देगा। रियलिटीज ऑफ वेस्ट आप एक्सेप्ट कीजिए, रियलिटीज ऑफ ईस्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, ये शू एनलाई का कहना था। अब तक नेहरू की हालत दूध के जरे जैसी हो गई थी। यूं भी देश में माहौल चीन के खिलाफ था और नेहरू अपनी पॉलिटिकल कैपिटल तिब्बत और पंचशील पर खर्च कर चुके थे। वार्ता विफल रही। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं 1962 में पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ाई शुरू हुई। अरुणाचल से चीन वापस हट गया, लेकिन अक्साई चिन पर उसने अपना कब्जा कभी नहीं छोड़ा। चीन की बॉर्डर विदेश नीति को आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी। अरुणाचल के मुद्दे को चीन हमेशा एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करता है, जबकि असली खेल लद्दाख में है। झड़प की घटनाएं भी इसी एरिया में ज्यादा होती हैं। भारत का अधिकतर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इसी एरिया में तैयार हो रहा है। भारत ने दौलत बेग ओल्डी से लेह तक एक सड़क भी तैयार कर ली, अब पक्की। चीन के लिए ये चिंता की बात है क्योंकि तिब्बत पर कंट्रोल के लिए अक्साई चिन बहुत ज़रूरी है और वो किसी भी हालत में लद्दाख में भारत को मजबूत होने नहीं देना चाहता। अरुणाचल को नक्शे में दिखाने का असली मकसद आप देखेंगे तो पाएंगे अक्साई चिन के मोर्चे पर भारत पर दबाव डालना है कि आप वहां भी इन्वेस्टेड रहिए। इसलिए जब जब बात लद्दाख की होगी, चीन अरुणाचल का नक्शा जारी करता रहेगा। इसी के साथ तारीख का ये शानदार एपिसोड हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। इससे कमल ने लिखा और जेरी ने आपके लिए कैमरे पे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए द लेलन टॉक।